तो हमने देखा कि जो मूत्र के गुणों की अगर बात करें, चरक के अनुसार अगर बात कर लें, तो तीनों दोषों के ऊपर इम्पैक्ट है उसका, वात पित्त कफ, तीनों को स्टेबलाइज करता है। अगर हम वात भट की बात करें तो पित्त को बढ़ाने का काम कर रहा है। भाई वात और कफ को तो वो भी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि कैरेक्टर है उष्ण होना, और उष्ण जो गुण होता है वात और कफ दोनों के अगेंस्ट होता है। क्लियर? तो पित्त को बढ़ाएगा, ये बात याद रखना। आगे फिर और जनरल पॉइंट्स है कुछ, कि अम्ल पित्त रोग जो है उसका वर्णन पहली बार किसने किया, स्वतंत्र अध्याय में किसने वर्णन किया, और सुक्तक नाम से किसने वर्णन किया। प्लस चाहो तो एक और पॉइंट जोड़ लो, देशांतर गमन बताया। लिख लो इसी के आगे, देशांतर गमन। देशांतर गमन मतलब कि जहां रहते हो वो जगह छोड़ो, कहीं नई जगह पहुंच जाओ, देशांतर गमन। तो देखो अम्लपित्त, जिसको आप हाइपर एसिडिटी समझते हो, उसका वर्णन ना तो चरक में मिलने वाला आपको, ना सुश्रुत में, ना वाग्भट में, हमारे भृत्य में कहीं भी नहीं है। तो पहली बार जो उसका वर्णन किया वो काश्यप ने किया, पूरा चैप्टर दिया सेपरेट। ठीक है? और किस नाम से वर्णन किया, यही पूछता है, सुक्तक नाम से वर्णन किया, ये भी याद रखोगे। प्लस देशांतर गमन बताया, कि आप जहां रह रहे हो ना वो जगह आपको सूट नहीं करेगी। अगर आपको डिजीज होती है, कंडीशन होती है बार बार डेवलप, तो आपको वो जगह छोड़ के चली जानी चाहिए, देशांतर गमन। अब यहीं एक और पॉइंट लिख लोगे, जो आपसे सवाल पूछते हैं इसी तरह लाइफ स्टाइल के ऊपर। मॉडर्न में आजकल कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां बताया जाता है कि ये जगह छोड़ दो। ठीक है? एक ऐसी कंडीशन है, नाम लिख सकते हो, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। ये क्या होता है कि जहां जिन बिल्डिंग्स के अंदर प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन ना हो, तो वहां जो लोग रहते हैं ना, एक टाइम के बाद, मतलब बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, वो खुद को बीमार महसूस करने लगता है। ठीक है? तो उसको बोलते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, कि उस बिल्डिंग में रहने की वजह से, उस जगह पे रहने की वजह से आपको ये डिजीज हो रही है, तो आप अपना जो वर्क प्लेस है वो चेंज कर दो। क्लियर है? सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। दूसरा, ऐसे ही लाइफ स्टाइल के ऊपर एक दो क्वेश्चन और आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसको ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, होने की संभावना है। ठीक है? तो लिख लोगे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कार्य करने वाले लोग। ठीक है? वहां सीसा जो होता है उसकी मिलावट होती है पेट्रोल के अंदर, उसकी वजह से ILD होने की संभावना होती है। और साथ साथ लिख लोगे, ILD के बाद यहीं लिख लो, ऑब्लिक करके लिख लो, ILD और एनीमिया भी लिख लो इसी के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन एनीमिया के ऊपर भी आता है कि इनमें से किसको एनीमिया होने की संभावना ज्यादा है। तो वहां आंसर लगवाता है ट्रैफिक पुलिस में जो लोग हैं, कांस्टेबल हैं, उनको। ठीक है? क्योंकि अगेन वो लोग क्या करते हैं कि जो स्मोक है उसके संपर्क में आते हैं ज्यादा, तो उस वजह से। क्लियर? एक और पॉइंट लिखो, एक क्वेश्चन है आपकी बुक का, और सीधे लिखो, एक महिला आर्द्रता युक्त वातावरण में, यानी ह्यूमिडिटी जहां ज्यादा है, आर्द्रता युक्त वातावरण में, और वहां जो लिखा है बिग बॉस, सॉरी क्या आता है वो, बिग बॉस नहीं, बिग बाजार, बिग बाजार में रहती है। एक महिला है जो काम करती है बिग बॉस के अंदर, फिर वही बिग बॉस ध्यान आ रहा है, बिग बाजार में एक महिला काम करती है, और वहां आर्द्रता युक्त वातावरण है, मतलब वो बंद है चारों तरफ से, क्लोज चैम्बर है। तो उसको इनमें से क्या होने की संभावना है, ऐसा एक सवाल है आपकी बुक्स के अंदर, तो उसका आंसर भी लिख लो। आंसर है हलीमक। ठीक है? हलीमक को भी कहीं ना कहीं हम लोग या तो एनीमिया के साथ या फिर जॉन्डिस के साथ, कामला के साथ रिलेट करते हैं। तो हलीमक लिख लो फिलहाल तो आप। हलीमक की जगह एनीमिया या जॉन्डिस है तो उसके साथ भी जा सकते हो ऑप्शन में। क्लियर है? ह्यूमिडिटी प्लस क्लोज चैम्बर, तो क्या हो सकता है, उसको हलीमक रोग हो सकता है। वापस आ जाते हैं जहां पढ़ रहे थे। तो बेटा इस सवाल का जवाब जो है कि अम्ल पित्त रोग का प्रथम वर्णन, स्वतंत्र अध्याय में वर्णन, सुक्तक नाम से वर्णन, और देशांतर गमन किसने बताया, तो आचार्य काश्यप ने बताया। अगर काश्यप ना दिया हो ऑप्शन के अंदर, तब आप माधव के साथ जाओगे। माधव, इनका टाइम भी जरूरी है, 7th सेंचुरी माधव का, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आगे चलिए, अब हम वन बाय वन मूत्र के गुण देखेंगे, और ये है बेटा आपकी बुक्स के अंदर श्लोक नंबर 101 से लेकर 106 तक। श्लोक नंबर 101 से 6 तक वहां डिफरेंट डिफरेंट मूत्र के क्या गुण है वो लिखे हुए हैं। तो हमने क्या किया, पहले नंबरिंग कर दी, कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय,
इन रसों को हम क्रमशः 1 2 3 4 5 6 इन नंबरों से जानेंगे। क्लियर? जैसे गाय के आगे देख रहे हो 1 नंबर लिखा हुआ, मतलब गोमूत्र मधुर है। ठीक है ना? भेड़ के आगे जैसे 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर पे तिक्त है, तो मतलब तिक्त रस है भेड़ के मूत्र का। तो देख लेते हैं चलो। तो फर्स्ट गाय का मूत्र कृमि कुष्ठनुत दोषघ्न कंडु में और उदर रोगों में लाभकर है। गाय का मूत्र कृमि कुष्ठनुत दोषघ्न कंडु और उदर रोगों को दूर करने वाला। जो मेन पॉइंट है वो है कृमि कुष्ठनुत, इसको ध्यान रखोगे। कृमि और कुष्ठ को दूर करने वाला। वर्ड आया नुत। नीचे देखो, अगर आप हाथी यहां देखोगे तो लिखा है कृमि कुष्ठ नाम, तो कैरेक्टर उसके भी सेम है, लेकिन गाय के मूत्र में लिखा है कृमि कुष्ठ नुत और हाथी के मूत्र में लिखा है कृमि कुष्ठ नाम। ये ध्यान रखना। हम याद ऐसे ही रखते हैं कि भाई हाथी का नाम क्योंकि बड़ा है, हाथी का नाम सुनते ही एक इम्पैक्ट पड़ता है ना कि हाथी की बहुत बड़ा जानवर, तो उस तरह याद रख लो, हाथी का नाम बड़ा है मतलब ऐसा कि हाथी है वो। तो कृमि कुष्ठ नाम हाथी के मूत्र में है। बाकी हाथी के मूत्र के और गुण लिखे हैं। बद विड़ मूत्रता में उपयोगी है, मलमूत्र किसी को ना होता हो, विष की कंडीशन हो, श्लेष्मा, अर्श। ठीक है? ऐसे भी याद कर सकते हो, इनके जितने भी बाकी गुण हैं उन सब में शा लगता है। विष, श्लेष्म और अर्श, तो ऐसे भी याद रह जाता है। एग्जाम में जब भी देगा जनरली आपको पूरी लाइन रख के देगा श्लोक की, तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। बाकी क्रमिक कुष्ठनुत क्रमिक कुष्ठ नाम उसको जरूर देख लेना। नेक्स्ट देखो भैंस का मूत्र क्षारीय है, अर्श, शोफ, उदर रोग इनमें लाभकारी है और सर गुण वाला होता है। तो हम एक ट्रिक याद रखते हैं कि अशोदर सर, है ना, कि सर है, सर का नाम है अशोदर, ऐसा अशोदर सर मतलब है आ से अर्श, शो से शोफ, अशोदर यानी उदर, सर मतलब सरगुण वाला, प्लस क्षारीय है, ये स्पेशली याद रखोगे, पूछा जाता है कि किस मूत्र का गुण बताया गया है कि क्षारीयता है उसमें। नेक्स्ट है भेड़ का मूत्र। तो 5 नंबर लिखा है यानी तिक्त रस वाला है, पित्त का अविरोधी है, पित्त का अविरोधी और स्निग्ध। कुछ खास बात नहीं, नंबर 5 याद रखना, प्लस पित्त का अविरोधी है, ये बात याद रख सकते हो। तो बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें, है ना। पित्त का अविरोधी से लोग अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं पित्त को बढ़ाता है, कुछ कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि पित्त को बढ़ाएगा, कि नॉर्मली जैसे वाग्भट ने कह दिया कि पित्त को बढ़ाने वाले होता है। तो मतलब ये समझना चाहिए कि पित्त के ना एंटी काम करता ना उसको बढ़ाने का काम करता, कि कोई इफेक्ट नहीं है। तो आप उसमें नहीं पढ़ोगे डिटेल में, आप सिंपल याद रखो पित्त का अविरोधी, यही लिखा हुआ है भेड़ का मूत्र। नेक्स्ट है बकरी का मूत्र। तो नंबर लिखा है 16, 1 और 6 यानी मधुर और कषाय। याद रखना ये बहुत जरूरी है। रीजन आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जब माता का स्तन्य अवेलेबल ना हो बच्चे के लिए, शिशु के लिए, तब किस दुग्ध का प्रयोग कराना है। तो वहां हम जवाब पढ़ते हैं कि बकरी का दूध जो है, माता के स्तन्य के भाव में बकरी का दूध सबसे बेस्ट कहा गया। उसके बाद गाय की बात करते हैं, है ना। आपके मन में ऐसा आता होगा गाय का दूध पहले, नहीं, गाय का नहीं, पहले बकरी का दूध रखा गया हुआ। तो क्यों रखा गया? बकरी के मूत्र में और बकरी के दुग्ध में दोनों में सेम रस है, मधुर और कषाय, और यही रस नारी स्तन्य के भी हैं। क्लियर? तो ये 16 नंबर याद रखोगे बिल्कुल, मधुर और कषाय रस वाला होता है बकरी का मूत्र जो होता है। और गुण क्या है? पथ्य होता है, दोषों को हरने वाला। तो एक ट्रिक लिखिए इसकी भी आगे, कि पथ के दोष हर, पथ के दोष हरने वाला बकरी का दूध, पथ के यानी पथ्य, दोषर यानी दोषक। ठीक है? तो अक्सर बकरी जिस रास्ते पे चलती है वहां की घास वगैरह सब खा लेती हैं, तो ऐसे हमने याद किया कि भाई वो रास्ता जो है पूरा साफ कर देंगी। तो पथ के दोषों को हर लिया, सारी घास जो है खत्म कर दी बकरी ने। तो नंबर 16, 16। नेक्स्ट है हाथी। 3 नंबर लिखा है यानी लवण रस वाला हाथी का मूत्र। कृमि कुष्ठ नाम बात कर चुके, बद विड़ मूत्रता और विष, श्लेष्म और अर्श को दूर करने वाला। तो शाह शाह वाले सारे कैरेक्टर यहाँ है हाथी के मूत्र में। नेक्स्ट है ऊंट। नंबर लिखा है 5, ऊंट 5 यानी तिक्त रस। तो श्वास, कास, अर्श इन रोगों को दूर करने वाला। ट्रिक लिखिए आगे, अक्स,
अक्स कहते हैं अपनी छाया जो होती है। प्रियंका, छाया कितने प्रकार की है और निकृष्ट छाया किसको कहा गया? सर 5 प्रकार की। हम्म, और निकृष्ट छाया कौन सी है? जितेंद्र। वायु। ठीक है, ठीक है प्रियंका, वायव्य छाया जो है निकृष्ट है। आगे देखो आप। तो ऊंट जो है ना अपना अक्स देख रहा है, मतलब ऊंट इतना ऊंचा होता है, सोचो कि जब पानी पी रहा होगा, है ना, उस तरह सोच के देखो, ऊंट अपने आप को देख रहा है पानी के अंदर, तो उसकी छाया दिखाई दे रही है, अक्स दिखाई दे रहा है। अक्स यानी अर्श, कास और श्वास में हितकर है। ठीक है, तो ऊंट का मूत्र नंबर 5 यानी तिक्त, और ऊंट अपना अक्स देख रहा है। अक्सर बताता हूं मैं कि ज्यादातर ऊंट की सबसे ज्यादा ऊंट जो मरते हैं ना, मौत जो होती है वो क्यों होती है? तो उसके दो बड़े कारण है इस दुनिया के अंदर। उनका शिकार विकार तो कोई जनरली करता नहीं है ऊंट का, उनके कोई नेचुरल कह लो आप ऐसा कि प्रेडेटर्स हैं नहीं, ऊंट को मारने वाले जानवर हैं नहीं। तो वो कैसे मरते हैं? या तो रेलवे की पटरियों पे, कि रेगिस्तान में जब पटरियां जा रही होती है ना, तो ओस जब इकट्ठा हो जाती है, उनको प्यास लगती है, क्योंकि रेगिस्तान में ही रहता है ऊंट तो जनरली, है ना, तो उस पटरियों पे पहुंच जाते हैं ओस को चाटने के लिए, तो वहां मरते हैं ट्रेन से कट के। और दूसरा एक बड़ा कारण होता है कि जब वो पानी पी रहे होते हैं ना, तो ऊंट एक बार में कुछ 40 से 70 80 लीटर तक पानी पी जाता है। ठीक है, और भी ज्यादा भी पी जाता है। तो वो जब पानी पी रहा होता है इतना टाइम ले लेता है कई बार कि गर्दन नीचे किए किए, उसकी वजह से पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी बॉडी का वो ब्रेन की तरफ आ जाता है। तो जैसे हैमरेज हो जाना। ठीक है, इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, इतनी ऊंचाई से सोचो ब्लड गिर रहा है, गर्दन नीचे कर रखी है। ठीक, तो इसलिए भी मौत हो जाती है उनकी। तो उस तरह भी याद रख सकते हो, कहानी से शायद माइंड में बात रहे कि ऊँट अपना अक्स देख रहा है कि पानी पी रहा है लंबे समय तक पानी के अंदर। आगे सुनोगे, घोड़ा लिखा है नंबर 45। तो कटु और तिक्त रस है अश्वमूत्र का, कुष्ठ, व्रण और विष को दूर करने वाला। कुष्ठ को दूर करने वाला, कोई व्रण हो, इंजरी हो गई हो, और विष को दूर करने वाला। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, घोड़े की विष कब्र, मतलब कि कोई घोड़ा है, उसको किसी ने मार दिया जहर देके, तो उसकी कब्र बनाई है। ठीक, तो फिर वही कहानी फिर आपको याद होगी, महाराणा प्रताप की, उनका घोड़ा चेतक था, पूरी कहानी है उसके ऊपर। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा था, उस पर भी पूरी कहानी है ना। तो पुराने टाइम में क्या होता था, लोग घोड़ों को अपने बहुत ट्रेन करते थे, और जिसके घोड़े अच्छे होते थे उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी अच्छे घोड़ों की। तो लोग चिढ़ के ना मार दिया करते थे दूसरों के जानवरों को, कुछ उनको पॉइजन दे दिया, कुछ दे दिया। तो ऐसी किसी मालिक ने अपने घोड़े की कब्र बनवाई होगी, उसको किसी ने मार दिया होगा। तो इस तरह याद रख लो, ये घोड़ा है, विष से मरा है, उसकी कब्र बनाई गई है। मतलब घोड़ा, विष यानी विष को दूर करने वाला, कब्र मतलब का से कुष्ठ है यहाँ, और फिर व्रण है, कब्र। क्लियर? तो घोड़ा 45 नंबर ऐसे याद रख सकते हो कि घोड़ा सबसे तेज भागता है, तो सबसे ज्यादा नंबर उसी का है 45, 45 नंबर। नेक्स्ट आता है खर। खर यानी गधा। तो उन्माद में, अपस्मार में और गृह बाधा के अंदर खर का मूत्र इस्तेमाल होता है। गृह बाधा कहते हैं भूत प्रेत, जो आप समझ लेते हो उनके लिए, कि उन कंडीशंस में उन्माद, अपस्मार और गृह बाधा नाशक है। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि शक्ति कपूर का डायलॉग है एक, आऊ करके बोलता है, मूवीज में सुनना कभी। तो हम उस तरह याद रखते हैं कि किसने देखा कि गधे का भी घर है अपना, तो वो चंबा कर रहा है कि आऊ गधे का घर। आऊ मतलब अपस्मार और उन्माद, आऊ। ठीक है, गधे का घर, गधा नहीं घर, घर मतलब ग्रह, है ना, तो ग्रह बाधा नाशक। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि काफी हद तक याद हो गया होगा। अगर रीडिंग लगा ली मेरी क्लास के बाद तो याद हो जाएगा। इंतजार किया कि सर कब कहेंगे पूछने के लिए, या फिर चलो और काम पहले कर लेते हैं। लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि प्रायोरिटी आपकी क्या है। ठीक है, तो प्रायोरिटी अपनी हमेशा तय रख लेना कि लाइफ में क्या चाहिए, वो काम पहले करना और काम बाद में। वापस आ जाओ, सुश्रुत। सुश्रुत ने गोमूत्र के लिखा कटु होता है, अभी आपने चरक के अनुसार देखा कि मधुर रस वाला है 1 नंबर, और सुश्रुत देख रहे हो उन्होंने कटु लिखा है, तो ये भी याद रखोगे। सुश्रुत के अनुसार गोमूत्र कटु है। सुश्रुत की लाइन लिखी हुई है श्लोक के यहाँ, मूत्रम मानुषम चा विशापहम। अच्छा, एक बार इस पे क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर कि ये किसने कहा। ठीक, तो ये दो लाइन देख पा रहे हो आप, मूत्रम मानुषम चा विशापहम, और एक देख रहे हो मूत्रम मानुषम तू विशापहम। तो हम इस तरह याद रखते हैं कि वाघभट जो थे, वो घर के छोटे बच्चे, मान लो आप कि चरक, सुश्रुत, फिर वाघभट की बात आती है, तो छोटे बच्चे थोड़े बदतमीज हो गए बोलने में, तो तू से बात करने लगे बड़ों को, है ना। तो तू वर्ड जो है वो वाघभट का है,
बाकी नॉर्मल चा वाला जो है वो सुश्रुत का है। तो मनुष्य मूत्र जो है विष को दूर करने वाला है। और संग्रह ने भी ऐसा ही लिखा, लेकिन वर्ड इस्तेमाल किया तू, मूत्र मानुषम तू विशापहम, याद रखना। क्वेश्चन आ चुका इसलिए कह रहा हूं। एक और जरूरी बात है, यहीं पर लिख लोगे। लिखो, किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता ने स्वयंमूत्र चिकित्सा को बल दिया? ठीक है, नाम लिख लोगे। श्री मोरारजी देसाई। श्री मोरारजी देसाई ये प्रधानमंत्री रहे हमारे कुछ समय के लिए। ठीक है, तो श्री मोरारजी देसाई, मोरारजी सर देसाई। रिपीट। बेटा, किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता ने स्वयंमूत्र चिकित्सा को, है ना, अपने मूत्र का प्रयोग चिकित्सा में, ठीक है, तो इसको बल दिया? तो श्री मोरारजी देसाई। आगे चलेंगे। भाव प्रकाश, वो लिख रहे हैं, नरमूत्रम गरम हंति सेवितम तद रसायनम रक्त पामाहरम तीक्ष्ण साचारम लवणम स्मृतम। बाकी लाइन छोड़ो, सेकंड वाली, फर्स्ट लाइन पे फोकस करोगे तो वही बात है, नरमूत्रम गरम हंति। गर्विश का एक टाइप होता है, गर्विश। ठीक है, तो नरमूत्रम गरम हंति सेवितम तद रसायनम, किसका सेवन करना रसायन की तरह लाभ पहुंचाता है। और देखिए भाव प्रकाश, गोमूत्र के लिए क्या लिख रहे हैं, तो यहां भी बस काम की बात देखोगे। ये लास्ट में लिखा है, पूर्णाय कर्ण शूलग्न, तो यही मेन बात है जो याद रखनी है आपको। तो भाव प्रकाश ने गोमूत्र के लिए लिखा कि अगर कर्ण पूर्ण किया जाए, यानी कान के अंदर इस गोमूत्र को फिल किया जाए, तो क्या करेगा, शूल को दूर करता है। अभी जल्दी ही मॉर्निंग बैच में चालाक्य जैसे पढ़ेंगे, तो वहां उन लोगों को दिखाऊंगा मैं, अष्टमूत्र पूर्ण की बात आई है, 8 मूत्र है उनको बताया गया है कर्ण पूर्ण के लिए। ठीक है, तो खैर भाव प्रकाश ने गोमूत्र के लिए लिखा कि कर्ण शूल को दूर करने वाला है। नेक्स्ट है शोधनार्थ कुछ वृक्ष। तो चरक ने इस चैप्टर के अंदर 6 ऐसे पौधे बताए जो शोधन में इस्तेमाल होते हैं। तो नाम देख पा रहे हो, पहले 3 लिखे हैं, अर्क, स्नूही और अश्मंतक। आपकी बुक्स में श्लोक नंबर 115 116 में है। शोधन के लिए 3 वृक्ष, अर्क, स्नूही, अश्मंतक, है ना। शीरी वृक्ष होते हैं तीनों। शीरी वृक्ष वो होते हैं जिनके आप देखते हो पत्ते तोड़ते हो, कट लगाते हो कई बार, तो उनमें से आपको ऐसा लगता है कि शीर निकल रहा है, मिल्क निकल रहा है, उनको बोलते हैं शीरी वृक्ष। तो अर्क, स्नूही और अश्मंतक। तो बेटा, अर्क का प्रयोग वमन के लिए भी होता है, विरेचन के लिए भी होता है, इन दोनों काम कराता है। स्नूही विरेचन के लिए इस्तेमाल होता है और अश्मंतक वमन के लिए इस्तेमाल होता है। इन पे सवाल पूछा जाता है कि स्नूही कहाँ यूज होगा, अश्मंतक कहाँ यूज होगा। तो जिन लोगों ने लेक्चर कल एटलीस्ट पूरा सुना होगा, अग्रे वाला, तो उन्होंने देखा होगा कि स्नूही क्या काम कराता है। कोई बता पाएगा नए बच्चों में? तीक्ष्ण विवेचन। बहुत कृष्ण अच्छे बेटा, विरेचनाम। है ना। तो तीक्ष्ण विरेचन कराने वाला होता है, तो रटने की जरूरत ही नहीं है, आपने कल ही पढ़ लिया होगा। तो स्नूही तीक्ष्ण विरेचन कराता है, तो स्नूही विरेचन कराने वाला, एक बात। दूसरा देखो, अश्मंतक। अश्म का मतलब वैसे होता है पत्थर, अश्म पत्थर को बोलते हैं हम लोग। तो सोचो पत्थर आ जाए अगर खाना खाते समय, तो वोमिटिंग हो जाएगी ना, कि लगेगा अरे क्या आ गया, स्पिट कर दोगे उसको। तो इस तरह याद रख लो कि अश्मंतक वमन में उपयोगी है, अश्मंतक ये वमन के लिए उपयोगी है। जो तीसरा बचा हमारा अर्क, वो दोनों काम में यूज होता है, वमन में भी और विरेचन में भी। तो अर्क वमनार्थ और विरेचनार्थ दोनों काम करता है। नेक्स्ट देखोगे, रस तरंगिणी। उन्होंने शीर त्रय का उल्लेख किया, जो उनका शीर त्रय है उसमें क्या क्या है, अर्क वट स्नोही, अश्मंतक को हटा दिया, उसके बदले वट लिखा है यहाँ। ठीक है, तो पत्थर लेके कोई आया है तो शायद मराठी में बोलते हैं ना, वट ले, मतलब कि निकल ले, ऐसा कुछ बोलते हैं। कोई पत्थर लेके आया है तो क्या करोगे भाई, वट ले, साइड से बोले मतलब निकल ले, नहीं चाहिए पत्थर। कुछ ऐसा ही शब्द है मेरे ख्याल से, वरना वैसे याद कर लो कि जब कोई पत्थर आपको कहेगा पत्थर ले लो, तो आप ऐसा करोगे ना, अरे नहीं चाहिए भाई, इफ बट करने लगोगे, ठीक है, देखेंगे। तो याद रखना, कुल मिला के अर्क वट और स्नोही, रस तरंगिणी शीर्त्रय। तो वट है किसकी जगह, अश्मंतक की जगह, पत्थर की जगह, ऐसा याद रखो। रस तरंगिणी अपने आप में जरूरी बुक है, केबीसी में क्वेश्चन पीछे पूछा गया था इसके, अभी तो नहीं, आज से करीब, अब तो केबीसी का दूसरा तीसरा सीजन रहा होगा, तब की बात है। तब पूछा गया था कि ये जो बुक है रस तरंगिणी, इसके लेखक कौन है, वहां सवाल पूछा गया था। तो सदानंद शर्मा, ये स्पेशली याद रखना है। रस तरंगिणी के राइटर जो है, ये ग्रंथ जो है 20वीं सदी में लिखा गया था। इसमें 24 तरंगे हैं, तरंगे यानी नंबर ऑफ चैप्टर्स। तो ग्रंथ 20वीं सदी का है और 24 तरंगे हैं इसमें।
याद रखेंगे। चलो बताओ मुझे, नए लोगों में कौन ऐसा है जो कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि हाँ शुरुआत से सर जितना पढ़ाया आपने विद इतिहास चरक सूत्रमान अब तक जो हम पढ़ रहे हैं कि हाँ मुझे लगभग याद है, मुझे ऐसा लगता है। माइक ऑन कर लो किसी को भी ऐसा लगता है तो, नए लोगों में सिर्फ। नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है बेटा, होना चाहिए था, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए था। मैं किसका उदाहरण दूं कि देखो ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्ची पढ़ रही है, इसके जैसा करना है? गलत है ना? बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो दूसरा बैच है मॉर्निंग वाला, मतलब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ इस समय जितने बच्चे वहां है ना, मतलब मैं अब ढूंढता हूँ उनमें कि इनमें से कौन ऐसा है शायद कि सिलेक्शन ना ले पाए। तो अब मुझे कोई नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि मॉर्निंग बैच के जो बच्चे हैं सारे ही, कि वो लगभग सिलेक्शन ले जाएंगे। एक दो है कोई अभी जो हल्का बहुत 19-20 कर रहा है, लेकिन सब ऐसे हैं सिलेक्शन ले जाएंगे मुझे लगता है। अब इस लेवल पे आने के बाद और टाइम बताएगा, है ना? तो आप लोग को भी मेहनत करनी है, ठीक है? तो अगली बार जब मैं सवाल करूं तो उम्मीद करता हूँ कोई होगा आप में से, कोई क्या सभी होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग माइक ऑन कर लोगे कि हाँ हमें लगता है हम जवाब दे देंगे। ठीक, वो कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं आएगा कि हाँ 100% जवाब दे देंगे, वो सबके साथ होता है। अभी पूछूंगा ये मुस्कान नहीं बता पाएगी कुछ सवालों के जवाब, तो वो सबके साथ होता है। ठीक, लेकिन बात क्या है कि लगना चाहिए कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ा है, वो चाहिए। क्लियर? तो अगली बार ऐसा नहीं हो बेटा कि कोई ना हो। देखेंगे तो रस तरंगिणी शीर्त्रय अर्क वट स्नोही ग्रंथ 20वीं सदी का है, 24 तरंगे सदानंद शर्मा। आगे चलोगे, स्नोही शीर का संग्रह कब करना चाहिए? जो स्नोही की हम बात कर रहे हैं उसका शीर इस्तेमाल होता है, तो संग्रह करते हैं उसका शिशिर ऋतु के अंत में, बिल्कुल ध्यान रखना, शिशिरांते। क्वेश्चन इसी पे आएगा। और यहीं देख पा रहे हो नीचे एक और पौधा लिखा हुआ है अश्वगंधा, उसका संग्रह करते हैं शिशिर ऋतु में। अश्वगंधा ना थोड़ा सा उष्ण होता है, अभी जैसे सीजन चल रहा है सर्दियों का, तो हम बहुत सारे पेशेंट्स को देते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा सा गर्म लगा हमें, तो हाँ लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा उष्ण होता है। तो अश्वगंधा इसलिए शिशिर में इकट्ठा करते हैं, ऐसा याद कर लो कि भाई थोड़ा सा उष्णता चाहिए बॉडी के लिए। तो अश्वगंधा शिशिर में और स्नोही शीर शिशिर के अंत में। स्नोही के बारे में लिख रहे हैं कि दो वैरायटी होती है इसकी, एक अल्पकंटक वाली, एक बहुकंटक वाली। एक में कम कांटे, एक में ज्यादा कांटे। तो अच्छी वैरायटी कौन सी है? बहुकंटक। ध्यान रखना, बहुकंटक ये कोई निगेटिविटी नहीं है, ये अच्छी चीज है। ज्यादा कांटे वही चाहिए हमें, वही स्नोही चाहिए। शोधनार्थ अन्य तीन वृक्ष, तो रोधन नहीं है शोधन है, तो शोधन के लिए अन्य तीन वृक्ष हैं जिनकी छाल प्रयुक्त होती है, यानी बार्क। जो पीछे तीन देखे उनका शीर इस्तेमाल हो रहा था। टोटल 6 वृक्ष है। मैं आपसे सवाल पूछूं, चरक ने शोधनार्थ कुल कितने वृक्षों का उल्लेख किया? तो आंसर लगाना है 6। सवाल पूछूं, चरक ने शोधनार्थ कुल कितने शीरी वृक्षों का उल्लेख किया? देखो लाइन के साथ आंसर चेंज हो जाता है, जैसे शीरी वृक्ष यूज कर लिया शब्द मैंने तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है ना? तो सवाल के ऊपर ध्यान देना। तो अब जो 3 वृक्ष हैं इनकी छाल प्रयोग प्रयोग की जाती है। ये कौन कौन से हैं? पूतिक, तिलवक और कृष्णगंधा। तो पूतिक जो है पहला, उसका प्रयोग करते हैं विरेचन के लिए। और जो तिलवक है उसका प्रयोग भी विरेचन के लिए होता है। चाहो तो लिख सकते हो एक साथ, इस तरह कर लो, दोनों का ही प्रयोग विरेचन के लिए बताया गया है। ठीक है? और जो तीसरा देख रहे हो कृष्णगंधा, तो वहां ऐसा नहीं लिखा कि विरेचन कराते हैं क्या कराते हैं, तो वहां भी ये लिखा है कि शोधन के लिए इन रोगों में, जो रोग के नाम देख पा रहे हो आप। एक मिनट, यहाँ लिखा नहीं है, लिखा है ना नीचे, ये रहा कृष्णगंधा, विसर्प, शोथ इत्यादि, इन रोगों में। तो याद कैसे रखना है? देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जो शुरू के 3 वृक्ष आपने देखे शीरी वृक्ष, क्वेश्चन तो वहीं से आता है कि किसका प्रयोग वमन में कराते हैं, किसका विरेचन में, किसका दोनों में। फिर भी यहाँ से अगर पूछ रहे तो सिंपल सा याद रखो कि ये विरेचन के लिए मान लो तीनों, है ना? लिखा ऐसा है कि पुतिक तिलवक जो है विरेचन के लिए, कृष्णगंधा उसमें लिखा है कि इन रोगों में शोधन कराना हो तो कृष्णगंधा का प्रयोग कराते हैं। तो आप उसी तरह जो श्लोक की वर्डिंग है उसी पे जाओगे। ठीक है ना? तो अगर रोगों के साथ रख के पूछे कि विसर्प, शोथ इत्यादि रोगों में किसका प्रयोग कराते हैं, तो आंसर लगाओगे कृष्णगंधा, ऐसा। बाकी पूछे कि इनमें से किसका प्रयोग विरेचन के लिए होता है पुतिक तिलवक में से, तो दोनों का होता है, पुतिक का भी तिलवक का भी। सवाल इस पे कभी देखा नहीं वैसे। आगे चलता है।
आगे बेटा कुछ श्लोक हैं, मैं बार बार बताता हूँ कि जो मेरे नोट्स है ना, इसमें आपको कुछ श्लोक लिखे मिलेंगे बार बार। तो रीजन क्या है कि पहले ना श्लोक के क्वेश्चन आया करते थे रेफरेंस वाले। वहां पूछा जाता था कि बताओ ये श्लोक कहाँ का है। तो रेफरेंस कितना देना होता था, अगर आप भी याद करते हो तो उतना ही याद करना, कि सिर्फ कि चरक का है, सूत्र स्थान मान लो तीसरा चैप्टर है तो चरक सूत्र 3, बस इतना। ये नहीं कि आप सोचो श्लोक नंबर भी याद करना है कि अच्छा श्लोक नंबर 114, ऐसा नहीं, वो नहीं करना होता। सिर्फ आचार्य का नाम और स्थान कि कहाँ पे उल्लेख है। क्लियर। आजकल जो सवाल आते हैं, जो हमने देखा पिछले 2 3 4 साल में, कोई रेयरली कहीं एक आध क्वेश्चन पूछा गया, उसमें सिर्फ इतना पूछा कि ये श्लोक किसने दिया या ये लाइन किसने कही, तो बस आचार्य का नाम कि चरक या सुश्रुत या वाग्भट। आजकल इतना इजी आ रहा है क्वेश्चन, और वो भी लगभग नहीं आ रहा, कहीं पूछ लिया एक बार, ऐसा कह रहा हूं मैं। क्लियर है। तो उसी तरीके से फोकस करना है, जब पढ़ो तो अच्छे से देखो, बाद में कोई ऐसा नहीं कि बैठ कर उसको रिकॉल कर रहे हो बार बार। तो पहला श्लोक है, ना नाम ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञानेन वा पुनः। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि मुझे इस पौधे का नाम पता चल गया, मैं इसको पहचान लेता हूँ, तो वो चिकित्सक नहीं हो जाता। आपकी बुक्स में श्लोक नंबर 122 है ये। ठीक है, आपको तो आइडेंटिफाई करना है, तो नाम और रूप, इन दो शब्दों से आप कैच कर सकते हो। चैप्टर 1 का श्लोक है कि नाम जान लेने से या रूप जान लेने से पौधे का, ये नहीं कि आप उसका प्रयोग भी जान गए, आप चिकित्सक नहीं बनते हो। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि तत्वविद कौन होता है, तो विजानियाद औषधि, जो औषध को जान ले या औषधीय प्रयोग जान ले उसका, उसको कहना चाहिए तत्वविद। तत्वविद का मतलब होता है जिसको प्रॉपर नॉलेज है। ये किसको कहोगे इसको प्रॉपर नॉलेज है, जिसे औषधीय प्रयोग पता चल जाए उस चीज का। क्लियर। तो ये भी याद रखना, तत्वविद का उल्लेख कहाँ पे है, तो चरक में ही है, सूत्र 1 के अंदर। इसी चैप्टर में दिया है और कि श्रेष्ठ चिकित्सक कौन होता है। तो ये जो एक श्लोक देख रहे हो ना, श्लोक नंबर 124 है आपकी बुक्स के अंदर, 124, इसकी सेकंड लाइन देखो, बस ये रख के पूछ लेता है कभी कभी, अभी नहीं, जब पूछता था। तो पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य सा ज्ञेयो भीषक उत्तमा, जो चिकित्सक प्रत्येक पुरुष को देखकर उसके अनुसार चीजें डिसाइड करे कि औषधि कितनी देनी है, दोष कितने हैं। क्लियर। आप जब वाइवा में कभी फंसोगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई आपके अनुसार मॉडर्न साइंस से आयुर्वेद क्यों बेहतर है, मान लो किसी से पूछता है, तो ये एक बड़ा लॉजिकल सा पॉइंट है कि हमारे यहाँ जो है ना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए औषधियों की मात्रा अलग अलग है, कोई भी फिक्स नहीं है कि किसको कितनी मात्रा देनी है ना। हम इंडिविजुअल को ट्रीट करते हैं। वहां क्या है कि भेड़ चाल, कि सबको एक ही डंडी से हाँकते हैं, है ना। एक भेड़ है, वो कहते हैं कि वो सारी बात मान लेती है, एक नहीं मान रही, रास्ता तोड़ के गलत भाग रही है, तो मालिक क्या करता है कि जो भागती है उसको मान लो पिटाई कर देता है। तो यहाँ क्या है मॉडर्न में कि सबको उसी छड़ी से सबको पीटा जा रहा है, सारी भीड़ को, जो सही चल रही है उसको भी। हमारे यहाँ क्या है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ सबके लिए अलग अलग है। ठीक। बाकी मॉडर्न में भी पीडिया की अगर हम बात करें, तो वहाँ पीडिया में जरूर है कि वहाँ पे ज्यादातर मेडिसिन जो होती है वेट के अनुसार है। ठीक है। तो लेकिन वेट अपने आप में क्राइटेरिया नहीं हो सकता। हमारे यहाँ वेट को देखो कहीं भी नहीं कहा गया कि व्यक्ति का वजन देखो, हमारे यहाँ बल की बात हुई है ना। चरक के हम आगे पढ़ेंगे विमान स्थान में, परीक्षाएं हैं, दशविध परीक्षा भाव परीक्षा, वो सब, तो उन सबको देख के डिसाइड करने का है। आगे देखते हैं। मैं ज्यादा स्टोरी में नहीं जा रहा, लेकिन चलो इतना हिंट दे देता हूँ कि जैसे आप देखते भी हो कि कई बार लोगों का वजन ज्यादा होता है लेकिन बल नहीं होता है ना। महिलाएं हैं जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म की जो पेशेंट होते हैं, तो वो आपको ऐसे मिलेंगे कि वजन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बोलेंगे थोड़ा सा चल के थक जाते हैं हम, है ना, कार्य करने की क्षमता नहीं है। अब आप सोच के उसको खूब ज्यादा मेडिसिन दे दो, तो क्या होगा, नुकसान होगा उसको। क्लियर। वापस आ जाओ, चैप्टर 1 ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब कुछ और चीजें हैं बाकी जो रिपीट होंगी, अभी तक पढ़ी है हमने, जल्दी से देख लोगे, आपका रिवीजन हो रहा है बस यार। तो चरक की संभाषा 1 12 25 26 और सिद्धि 11, आचार्यों की संख्या लिखी है यहाँ पे 8 9 10, लास्ट वाले में 7, पहले वाले में 53। आत्रेय के 6 शिष्य, अग्निवेश भेल जतुकर्ण पराशर हरीश चारपाणी, हारित इनके खुद के बेटे थे, अग्निवेश मोस्ट इंटेलिजेंट थे, उन्होंने अपनी अग्निवेश तंत्र लिखी। फिर ये हमारे 6 हो गए। कारण द्रव्य मान लो आप, या पदार्थ जो भी कहना चाहो, तो यहाँ नाम देख सकते हो। क्रम चरक का ध्यान रखना है। वैशेषिक का आपको याद होगा, वैशेषिक के बेटा राइटर आपको बता दिए होंगे शायद, कणाद है ना। तो उन्होंने ही पहली बार कण मतलब अणु का कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो काफी जरूरी सी बात है। उनका एक सिद्धांत है, पीलूपाक कहते हैं उसको, जो आज के टाइम में सारी खोज हुई ना,
परमाणु अणु ये सब जो बात करते हो, तो कणाद ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। पूरी कहानी है कि चावल का उन्होंने दाना देखा, उसको बैठे हुए तोड़ रहे थे, तोड़ रहे थे, तोड़, हर एक की कहानी होती है ना, न्यूटन के सिर पे सेब गिरा था, तो इन्होंने चावल के दाने को देखा था, तो उसको तोड़ते रहे, तोड़ते रहे, तोड़ते रहे, सोचा कि अच्छा इतना छोटा, और इससे भी छोटा कुछ हो सकता है क्या, तो वहीं से कणाद इनका नाम मानते हैं, कण के ऊपर चले गए कि सबसे छोटा कण क्या हो सकता है। तो पीलू पाक, तो पीलू का मतलब पूछा जाता है कि कणाद का जो पीलू पाक है, वहां पीलू से क्या समझते हो, तो पीलू का मतलब लिख सकते हो चाहो तो परमाणु। ठीक है, तो सबसे छोटा जो कण है वहां तक पहुंचे हो। आगे कार्य द्रव्य के डिवीजन, चेतन अचेतन, आपको सब पढ़ा चुका हूँ ये। चरक ने जिनको ये जांगम द्रव्य कहा है, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, सुश्रुत ने इसी को चतुर्विद भूतग्राम कहा है, और सामने बाकी सारी बातें लिखी हैं। अब आगे देखोगे नेक्स्ट पॉइंट जो लिखे हैं, स्मृति। बेटा सूत्र स्थान के पर्याय, यस सर। सूत्र स्थान के पर्याय। सर सर श्लोक स्थान, शिर स्थान, एक और बचा, श्लोक स्थान, संग्रह स्थान। ठीक है सर ना, संग्रह श्लोक। स्थान। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, याद है, अच्छी बात है। स्मृति, ठीक है, तो मेमोरी में रखना है स्मृति से जो पढ़ेंगे आगे, है ना, नाम के अनुसार। आगे देखो, तो चरक निदान 8 अध्याय, चरक निदान में 8 अध्याय है, तो यहाँ बता रहे हैं कि सभी के 16 अध्याय हैं, बस चरक के 8 हैं। तो निदान स्थान, चरक के 8 चैप्टर हैं, बाकी सबके चाहे सुश्रुत हो, हृदय हो, संग्रह हो, ठीक है, सबके 16 हैं। विमान स्थान को मान स्थान भी कहते हैं, चरक विमान में 8 अध्याय हैं। विमान मान इजी है याद करना। शारीर स्थान को आश्रय स्थान भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि शरीर जो है ना, ये आश्रय है आत्मा का, ठीक है ना, आत्मा यही रहती है, तो शरीर स्थान को आश्रय स्थान भी कहते हैं। आत्मनिश्चय करके भी लिखा है शरीर स्थान के लिए वर्ड, काश्यप ने, आत्मनिश्चय। चरक शारीर में 8 अध्याय हैं, सुश्रुत शारीर में 10, संग्रह में 12 और हृदय में 6। तो चरक 8, सुश्रुत 10, संग्रह 12 और हृदय 6 अध्याय। ठीक है, इंद्रिय स्थान उसको अरिष्ट स्थान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इंद्रिय स्थान जो है ना, चरक ने वहां अरिष्ट बताए बेटा। अरिष्ट वो लक्षण होते हैं कि आपने देखे और आप पहचान गए कि ये रोगी बचने वाला नहीं है। ठीक, तो जैसे वहीं पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि मान लो पेशेंट का जो वेल विशर है कोई, आपको बुलाने आ रहा है, और मान लो गधे के ऊपर बैठ के आ रहा है, या नंगे पैर भाग के आ रहा है, तो ये अरिष्ट है, अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है, कि इमरजेंसी समझ में आती है कि उसको कोई साधन नहीं मिल रहा, तो गधे पे बैठ के आ गया। मान लो कोई कुछ भी समझ लो आप, गधे पे बैठ के आ जाए, कोई मान लो यहाँ पे कुत्तों पे बैठ के आ जाए, 2-3 कुत्ते छोड़ के आ जाए, ठीक है, तो अजीब बात है, मतलब आप ऐसा उम्मीद नहीं करते कि ऐसा कुछ होगा। तो क्यों हो रहा होगा, कि उसको कुछ समझ नहीं आया, तो वो जो उसको मिला उस समय, उससे उन्हें साधन लेके अपना चलाया आपके पास बुलाने के लिए, है ना, चप्पल पहनने का वेट भी नहीं किया। चलो कहानी है यहाँ चप्पल के ऊपर, और बाद में सुनाऊंगा, अरिष्ट स्थान में ही सुनेंगे उसे। आगे देखोगे फिलहाल, तो इंद्रिय स्थान को इसलिए अरिष्ट स्थान कहते हैं, अरिष्ट स्थान मतलब जो मृत्यु को बता दे निश्चित रूप से। चरक इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय हैं, यही सारी छाया जो है उनको उल्लेख हम देखते हैं। चिकित्सा स्थान को रहस्य स्थान, औषध स्थान, योग स्थान भी कहते हैं। इसको याद करने का तरीका यह है कि चिकित्सा का रहस्य औषध के योग में है, मतलब सब जानते हो ना, द्रव्य तो वही होते हैं, हर कोई जानता है मेडिसिन, लेकिन उसको खिलाने का तरीका, बनाने का तरीका, जो वो जान ले तो वो ही चिकित्सा कर पाता है। तो चिकित्सा का रहस्य किसमें है, औषधि के योग में। तो चिकित्सा स्थान के पर्याय रहस्य, औषध और योग स्थान। चरक संहिता में कुल 1950 योग आए हैं, लगभग 1950। प्रियंका, प्रियंका, बेटा चरक संहिता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ जामनगर से, कब हुआ था। अगर ये नहीं बता पाओ तो प्रथम अनुवाद किसने किया, बस ये बता दो। चरक संहिता का अंग्रेजी भाषा में पहला अनुवाद। अगर प्रियंका नहीं बता पाए तो ये क्वेश्चन है लक्ष्मी के लिए।
लक्ष्मी बिना बताए सर तो 1949 में। किसने, कहाँ से हुआ था ये? कौन सा वाला है ये? पहला वाला है या जामनगर वाला है? सर ये जामनगर वाला है। जामनगर वाला, पीजे मेहता। रूपाली, पहला अनुवाद कब हुआ था? मतलब सर किस, 1894 में। बहुत सही, किसने किया था? अविनाश चंद्र। ठीक है ना, तो 1890 से लेके कहीं हम बात कर रहे थे कि 1900 के बीच की बात है, तो अविनाश चंद्र ने किया था, वो जरूरी है याद रखना। अच्छी बात है बेटा। देखो आगे। चरक चिकित्सा में कुल 30 अध्याय हैं, सुश्रुत चिकित्सा में 40, संग्रह में 24, हृदय में 22। इन पे कभी सवाल नहीं आते है ना, तो इनको देख के परेशान मत हुआ करो, ये नंबर होते हैं बस कुछ। आपको मेन चरक वाली चीजें याद होनी चाहिए, बाकी नंबर्स हैं उनको देख लो सर। कल्प स्थान को विकल्प स्थान भी कहते हैं, दिव्य स्थान भी कहते हैं। कल्प को दिव्य स्थान या विकल्प स्थान भी कहते हैं, पर यह याद रखोगे, ये जरूरी है। तो कल्प विकल्प इजी है, वो तो याद ही नहीं करना। दिव्य स्थान याद कर लेना, कल्प को दिव्य स्थान भी कहते हैं। चरक कल्प में 12 चैप्टर जो आपको कल याद होंगे, सुश्रुत में 8, संग्रह में 8 और हृदय में 6। ठीक है, चरक 12, सुश्रुत 8, संग्रह 8, हृदय 6। नेक्स्ट है सिद्धि स्थान। तो सिद्धि स्थान का नाम दिव्य सिद्धि है, कंफ्यूज नहीं होगे। ऊपर आपको मैंने दिव्य स्थान पढ़ाया और यहाँ दिव्य सिद्धि है, तो सिद्धि वाले के साथ सिद्धि शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा, है ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो ऊपर वाला बस याद रखना है, कल्प स्थान दिव्य स्थान कहते हैं उसको। चरक सिद्धि में 12 अध्याय हैं। यही लिख रहा है कि सुश्रुत ने विमान, इंद्रिय और सिद्धि स्थान इनका उल्लेख नहीं किया, स्पेशली याद रखना क्योंकि चरक में है ये, है ना। तो हम विश करके याद कर लेते हैं, विश या विश जो भी कहना चाहो, VIS, चाहे शिव याद कर लो। तो ठीक है, तो विमान, इंद्रिय और सिद्धि, ये 3 स्थान सुश्रुत में नहीं है। और देखेंगे, काश्यप संहिता कह रहे हैं कि जो उनकी पांडुलिपि है, वहां पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट है। बट एक काम करो, सेशन का टाइम फिनिश हो रहा है, एक ब्रेक ले लो, 10 मिनट वापस आओ, एक छोटा सेशन लास्ट में और कर लेते हैं, 15 मिनट का, ज्यादा नहीं करेंगे, 15 मिनट और पढ़ लेते हैं ना। 10 मिनट वापस आओ, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।